दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ वो एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है बहुत ही बेसिक लेवल का ग्रामर का यूज़ करके इस कहानी को बनाया गया है। तो जो इसका ग्रामर का पार्ट है वो भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और एक एक स्ट्रक्चर को मैं बिल्कुल डिटेल में कवर करूँगा, तो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और साथ में सीख भी पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आप लोग कई बार बोलते हैं कि सर आप कुछ ऐसी स्टोरी लाइए कि जिसमें एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलें, या आप कह सकते हैं थोड़ी हार्ड स्टोरी। या कई बार आप बोलते हैं कि सर आप NCERT की भी बुक में से कहानी लाइए। तो दोस्तों जो मेरा पिछला वीडियो था वो एक NCERT की बुक में से ही लिया गया है। तो यदि आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं जहाँ पर कुछ एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग या फिर एडवांस लेवल की ग्रामर आप सीखना चाहें तो आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ डिसऑनेस्ट फ्रेंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? डिसऑनेस्ट ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है बेईमान। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आ डिसऑनेस्ट फ्रेंड मतलब कि एक बेईमान दोस्त। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ वुल्फ सैड सम रॉन्ग वर्ड्स टू द लॉयन किंग एंड रैन अवे। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसा आप जानते हैं जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। SAY से का मतलब होता है कहना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है सैड। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वन डे एक दिन, अ वुल्फ, वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। अ वुल्फ मतलब एक भेड़िए ने, सैड सम रॉन्ग वर्ड्स मतलब कुछ गलत शब्दों को कहा या कुछ गलत शब्द कह दिए। किसे कह दिए? टू द लॉयन किंग मतलब शेर राजा को, एंड रैन अवे, और ये रन की सेकंड फॉर्म है, एंड रैन अवे और भाग गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वन डे अ वुल्फ सैड सम रॉन्ग वर्ड्स टू द लॉयन किंग एंड रैन अवे मतलब एक दिन एक भेड़िए ने कुछ गलत शब्द या कह सकते हैं अपशब्द कह दिए। किसको कह दिए? टू द लॉयन किंग शेर राजा को, एंड रैन अवे और वो भाग गया। द लॉयन किंग गॉट फ्यूरियस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और फ्यूरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अत्यंत क्रोधित हो जाना, जिसे हम आग बबूला भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, बहुत क्रोधित हो जाए तो उसे फ्यूरियस कहा जाता है। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस वाक्य में एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप एक एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, जैसा यहाँ पर किया गया है, तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। आप डायरेक्टली एडजेक्टिव का प्रयोग करके उसको वर्ब नहीं बना सकते, इसलिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गॉट का प्रयोग किया गया है। गेट फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना, क्रोधित हो जाना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है गॉट फ्यूरियस। तो यहाँ पर इस शब्द का सपोर्टिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का पूरा अर्थ क्या निकला? द लॉयन किंग गॉट फ्यूरियस। द लॉयन किंग गॉट फ्यूरियस मतलब जो शेर राजा था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया। चलिए आगे देखिए। ही स्टार्टेड चेजिंग द वुल्फ टू किल हिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? चेज़ का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, स्पेशली उसको पकड़ने के लिए किसी का पीछा करना, उसके पीछे भागना, उसे चेज़ कहा जाता है। ही स्टार्टेड चेजिंग द वुल्फ मतलब वह भेड़िए का पीछा करने लगा, या कह सकते हैं वह भेड़िए के पीछे भागने लगा। टू किल हिम उसे
मारने के लिए। दोस्तों इस वाक्य में स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये थोड़ा अलग तरह का स्ट्रक्चर है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां आपके वाक्य के टेल पर लगा, लगी, लगे जैसे शब्द आते हैं, तब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। इस तरह के जो वाक्य हैं वो मैं अपने कम्युनिटी जो पोस्ट है वहाँ पर भी इस तरह के मैं क्वेश्चंस आपको देता हूँ। मान लीजिए आप वाक्य बनाना चाहते हैं वह खेलने लगा, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ही स्टार्टेड प्लेइंग, तो आपको सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड लगाना है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही स्टार्टेड चेजिंग द वुल्फ टू किल हिम, मतलब वह भेड़िए के पीछे भागने लगा उसको मारने के लिए। चलिए आगे देखिए। एज द वुल्फ वॉज रनिंग ही सॉ आ बियर, क्या अर्थ हुआ? एज द वुल्फ वॉज रनिंग। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहते जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है रनिंग। एज द वुल्फ वॉज रनिंग, मतलब जैसा कि जब वो वुल्फ जो भेड़िया था वो भाग रहा था। ही सॉ आ बियर, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब देखना। ही सॉ आ बियर, उसने एक भालू को देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एज द वुल्फ वॉज रनिंग ही सॉ आ बियर, मतलब जैसे कि वो भेड़िया जो था वो भाग रहा था, ही सॉ आ बियर, उसने एक भालू को देखा। चलिए आगे देखिए। ही सेड, उसने कहा, प्लीज़ सेव मी। प्लीज़ सेव मी, सेव का मतलब होता है बचाना, और ही सेड प्लीज़ सेव मी, उसने कहा कृपया करके मुझे बचा लीजिए। द किंग इज़ चेजिंग मी, द किंग इज़ चेजिंग मी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कोई क्रिया चल रही है, और आप देखेंगे इस तरह के जो वाक्य हैं उनकी टेल पर रहा है, रही है, रहे जैसे शब्द आते हैं, जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। द किंग इज़ चेजिंग मी, मतलब जो राजा है वो मेरा पीछा कर रहा है, वो मेरे पीछे दौड़ रहा है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही सेड प्लीज़ सेव मी द किंग इज़ चेजिंग मी, मतलब उसने कहा कृपया मुझे बचाइए, जो राजा है वो मेरे पीछे दौड़ रहा है, मेरे पीछे भाग रहा है। ही वॉन्ट्स टू किल मी, वह मुझे मारना चाहता है। दोस्तों देखिए ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर ताहे, तिहे, तेहे जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है, तो जो पहली वर्ब है उसके बाद आपको टू का प्रयोग करना होता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर वॉन्ट्स लगाया गया है, और ये जो वॉन्ट्स है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। WANT वॉन्ट का मतलब चाहना, और जब आप इसमें S जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी वॉन्ट्स, मतलब कि फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। और फिफ्थ फॉर्म का रीज़न ये है दोस्तों कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं, और यदि आपका वहाँ सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होता है, तो ऐसी जगह पर आपको फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को और आप इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे, और यदि वहाँ पर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा, तो आपको वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉन्ट्स टू किल मी, मतलब वह मुझे मारना चाहता है। कैन यू प्लीज़ हाइड मी समवेयर, कैन का मतलब होता है सकना, और दोस्तों HID हाइड का मतलब होता है छुपना या फिर छुपाना। तो उसने क्या कहा? कैन यू प्लीज़ हाइड मी समवेयर, मतलब क्या आप कृपया करके मुझे कहीं छुपा सकते हो। चलिए आगे देखिए। यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त। सेड द बियर, भालू ने कहा। कम टू माई केव, दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये हमारा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी को आप कोई आदेश देते हैं, इस तरह का जो वाक्य है वो इम्पेरेटिव वाक्य कहलाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब कि आदेशात्मक, जहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य को शुरू किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ?
कम टू माई केव मतलब मेरी गुफा में आ जाओ। द वुल्फ वेंट एंड हिड इन हिज केव, क्या अर्थ हुआ? द वुल्फ वेंट, ये जो भेड़िया था वो चला गया, ये गो की सेकंड फॉर्म है। द वुल्फ वेंट मतलब भेड़िया चला गया, एंड हिड और छुप गया। और दोस्तों आप इसे भी नोट कर सकते हैं, ये हाइड की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग आप देखेंगे। द वुल्फ वेंट मतलब भेड़िया चला गया, एंड हिड इन हिज केव और उसकी गुफा में छुप गया। हिज मतलब होता है उसकी, उस हिज के मतलब उसकी गुफा, तो क्या पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि जो भेड़िया था वो चला गया और उसकी गुफा में छुप गया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद। द लॉयन केम देयर, और ये कम की सेकंड फॉर्म में, कुछ समय के बाद शेर वहाँ आया। एंड आस्क्ड द बियर, और उसने भालू से पूछा। हैव यू सीन द वुल्फ, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये शो होता है कि वर्तमान में किसी क्रिया को पूरा कर लिया गया है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ किया गया, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और जब आप प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको वाक्य की शुरुआत में हैज़ या हैव का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, और यदि ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो उसमें हैज़ का प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो रूल के अकॉर्डिंगली यू के साथ हैव का प्रयोग किया गया और साथ में थर्ड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म है सी की थर्ड फॉर्म सीन। सीन क्या अर्थ हुआ? हैव यू सीन द वुल्फ मतलब क्या आपने भेड़िए को देखा है, और ये क्वेश्चन मार्क है, सवाल है ये। द बियर रिप्लाइड मतलब भालू ने जवाब दिया। नो नहीं। आई हैव नॉट, और यहाँ शॉर्ट में लिखा गया आई हैवेंट मतलब नहीं, मैंने नहीं देखा है। योर मजेस्टी महाराज। सेइंग दिस ऐसा कहते हुए, ही सिग्नल्ड द लॉयन टू लुक इनटू द केव, क्या मतलब हुआ? सेइंग दिस ऐसा कहते हुए, ही सिग्नल्ड, दोस्तों सिग्नल का मतलब होता है इशारा करना, सेकंड फॉर्म है ये। ही सिग्नल्ड द लॉयन, उसने शेर को मतलब आप इसको समझ ही आ गया होगा, जब उसने पूछा शेर ने कि क्या आपने भेड़िए को देखा है, तो उसने क्या जवाब दिया? बियर ने, भालू ने क्या जवाब दिया? नहीं, मैंने नहीं देखा है महाराज। सेइंग दिस लेकिन ऐसा कहते हुए, ही सिग्नल्ड द लॉयन, उसने शेर को इशारा किया। क्या इशारा किया? टू लुक इनटू द केव मतलब वो उसको गुफा में देखने के लिए इशारा किया। बट द लॉयन डिड नॉट अंडरस्टैंड द सिग्नल एंड वेंट अवे। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट द लॉयन डिड नॉट अंडरस्टैंड द सिग्नल, लेकिन जो शेर था वो इशारे को नहीं समझा, मतलब उसको इशारा समझ नहीं आया, वो इशारे को नहीं समझा। एंड वेंट अवे और वो दूर चला गया। तो दोस्तों यहाँ तक ये जो कहानी है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसा आपने देखा कहानी की शुरुआत में ही जो एक भेड़िया था जिसने कुछ उल्टे सीधे शब्द शेर को बोल दिए, जिसकी वजह से जो शेर था वो नाराज़ हो गया और उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ने लगा। और जब वो भेड़िया भागा तो उसे एक भालू नज़र आया और उसने भालू से विनती की कि आप मुझे कहीं छुपाइए और मेरे जीवन को बचाइए। तो जो भालू ने क्या करा कि उसको कहा कि आप मेरी गुफा में आ जाओ, मैं आपको बचाऊंगा। लेकिन जब उसने उसको वहाँ छुपने का मौका दिया, लेकिन जब शेर वहाँ पर आया और उसने भालू से पूछा कि आपने भेड़िए को देखा है, तो भालू ने वैसे तो मना किया कि मैंने उसको नहीं देखा है, लेकिन दूसरी तरफ उसने एक इशारा भी किया शेर को कि वो गुफा की तरफ देखे ताकि वो और उसने इशारा क्यों किया? जाहिर सी बात है वो ये चाहता था कि जो शेर है वो भेड़िए को पकड़ ले। तो दोस्तों ये भी एक अजीब तरह का एक दोस्त है कि एक तरह से वो उसको बचा रहा है, दूसरी तरफ शेर को वो इशारा भी कर रहा है कि कहाँ पे वो छुपा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब वो जो शेर था वो उसके इशारे को नहीं समझा और वो वहाँ से चला गया। आफ्टर दैट उसके बाद द वुल्फ केम आउट, जो भेड़िया था केम आउट वो बाहर आया, ऑफ द केव गुफा से। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि उसके बाद जो भेड़िया था वो गुफा से बाहर आया। द बियर सेड भालू ने कहा, यू शुड थैंक मी,
क्या मतलब हुआ दोस्तों? शुड का प्रयोग जब किया जाता है जब किसी वाक्य में किसी सलाह को दर्शाना आप चाहते हैं। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां आप ये शो करते हैं कि वाक्य में कोई एडवाइस या सलाह, कोई सुझाव दिया जा रहा है, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है चाहिए। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द बियर सेड, भालू ने कहा, यू शुड थैंक मी, मतलब आपको मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए। थैंक यू मतलब कि धन्यवाद। व्हाट फॉर मतलब किस लिए। द वुल्फ सेड एंग्रीली, एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से, और दो नाराज़गी से दोस्तों एडवर्ब है। और एडवर्ब का मतलब आप जानते ही हैं, एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? थैंक यू मतलब धन्यवाद किस लिए। द वुल्फ सेड एंग्रीली, भेड़िए ने गुस्से से कहा। फॉर लाइंग टू द लॉइन मतलब कि शेर से झूठ बोलने के लिए। और या सिग्नलिंग हिम अबाउट मी, या उसको मेरे बारे में इशारा करने के लिए। यू आर अ डिसऑनेस्ट फ्रेंड, उसने क्या कहा? यू आर अ डिसऑनेस्ट फ्रेंड, आप एक बेईमान दोस्त हो। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है, लेकिन जो कहानी का सार है, संदेश है, मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो इस कहानी का जो मॉरल है वो यही मॉरल है कि हमें ऐसे दोस्तों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, या ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है जो एक तरफ हमारी मदद करने का दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ वो हमारे साथ ही कोई ना कोई छल करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने वीडियो के माध्यम से ग्रामर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग समझते ही होंगे, और यदि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उन्हें भी इस चीज़ से बेनिफिट होगा। और दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि कई बार आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और जो सब्सक्राइब है वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि इसी मोटिवेशन से मुझे अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इसे लाइक भी करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।